Good morning everyone, my name is Professor Nidhi Gaur from SIRT Bhopal. Today we discuss a very important topic, helium neon laser. Helium neon laser is a very important laser क्योंकि जैसा कि हमें पता है जो हमारा रूबी लेज़र था उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं थी, उसका आउटपुट भी हमें कंटिन्यूस नहीं मिलता था, वो हमें पल्स के फॉर्म में मिलता था। रूबी लेज़र में हमें एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था। इन सब परेशानियों को हल करता हमें जो लेज़र मिलता है वो है हीलियम नियॉन लेज़र, जो कि 1961 में अली जावान नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। इस लेज़र की खासियत ये है कि ये रूबी लेज़र में जो प्रॉब्लम आती थी उनको ओवरकम करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इस लेज़र की क्या खूबियां हैं। हीलियम नियॉन, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें हीलियम और नियॉन दोनों गैसेस हैं जो कि एक्टिव मीडियम का काम करती हैं, इसलिए इसको हम गैस लेज़र भी बोलते हैं। ये हीलियम नियॉन लेज़र 4 लेवल लेज़र सिस्टम है। इसमें हम जैसा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिव मीडियम है वो हीलियम और नियॉन है। इसका जो आउटपुट मिलता है वो हमें 6328 एंगस्ट्रॉम का मिलता है, जो कि कंटिन्यूस होता है, पल्स के फॉर्म में नहीं होता है। इस वजह से हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तब भी हम हीलियम नियॉन लेज़र का यूज कर सकते हैं। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। इलेक्ट्रिक पंपिंग, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पंपिंग के लिए, वो हम इलेक्ट्रिक पंपिंग के थ्रू देते हैं, जिससे लेजर प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें हमें किसी तरह की एक्स्ट्रा कूलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, इससे इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। हीलियम नियॉन लेजर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जो कि बहुत इजी है। जैसा हमारा हीलियम नियॉन लेजर शुरू होता है एच से, तो हम भी एच शेप की एक, ये दिख रहा है आपको, एच बनाया हमने, और इस तरह से एक ग्लास की या क्वार्ट्ज की ट्यूब ले लेते हैं, जिसमें हम हीलियम नियॉन लेजर 10:1 के रेशियो लेते हैं। और ये जो ट्यूब होती है इसकी लंबाई में अगर हम बोले तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग लंबाई चौड़ाई दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें तो हम एक जनरल बोलें तो इसकी लंबाई जो होती है 80 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। हमें मालूम है जो हमारा एक्टिव मटेरियल होता है वो 2 मिरर्स के बीच में रखा हुआ होता है। एक मिरर जो होता है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर के जैसे काम करता है, और एक मिरर जो होता है वो फुली रिफ्लेक्टर होता है, और ये पूरा कंबाइन होकर एक ऑप्टिकल रेजोनेटर या ऑप्टिकल कैविटी का निर्माण करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये हीलियम और नियॉन लेजर है, जो कि एक्टिव मटेरियल है। ये 2 मिरर्स के बीच में रखा हुआ है, ये M1 मिरर और M2 मिरर है। M1 मिरर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एक मिरर 100% रिफ्लेक्टर होता है, तो ये 100% रिफ्लेक्टर है, और M2 जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर के जैसे वर्क करता है। अब क्या होता है हीलियम नियॉन लेजर में, जब हम लेजर परफॉर्म, आपको प्रोसेस बताऊंगी वर्किंग, तो जो हमें वेवलेंथ चाहिए है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ, वो तो हमें मिलती ही है। कुछ अनवांटेड वेवलेंथ भी हमको मिलती है। उन अनवांटेड वेवलेंथ को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो लगा रखी है, जिसको हम ब्रूस्टर विंडो बोलते हैं। ब्रूस्टर विंडो ये एक पोलराइजर के जैसे काम करता है, और जो हमारी अनवांटेड वेव्स होती है जो कि हमें नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट करता है। तो इस तरह से इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो 4 है। सबसे पहले एक्टिव मटेरियल, जो कि इस ग्लास ट्यूब में रखा हुआ है, ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब में रखा है, हीलियम और नियॉन, जो कि 10:1 के रेशियो में रखा हुआ है। 2 मिरर्स है, M1 एंड M2। M1 जो है वो 100% रिफ्लेक्टर है, M2 इज अ पार्शियल रिफ्लेक्टर। फिर इसमें हमने बात करी, एक विंडो लगा हुआ है जिसको हम बूस्टर विंडो बोलते हैं, जो कि हमारी अनवांटेड जितनी भी वेवलेंथ हमको मिलती है उनको एलिमिनेट करने में हमारी मदद करता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बहुत जरूरी है पढ़ना, वो है इसकी पंपिंग सोर्स क्या है। तो इस जो हीलियम नियॉन लेजर में जो हम पंपिंग प्रोवाइड करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक पंपिंग प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं हमारा हीलियम नियॉन लेजर के वर्किंग डायग्राम को। ये वर्किंग डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। जैसा कि आपको मालूम है जो हमारा एक्टिव मटेरियल है हीलियम और नियॉन लेजर, इसको जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पंपिंग के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। हमको एक बात और पता है कि जो हमारी गैस है हीलियम और नियॉन, उसमें हीलियम के जो एटम होते हैं वो नियॉन के एटम के कंपैरिजन में हल्के होते हैं, वजह से वो जल्दी एनर्जी गेन करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमारे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक पंप जैसे ही पंपिंग शुरू करी, हीलियम के एटम एनर्जी गेन करते हैं और अपनी एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाते हैं। जो कि हीलियम की एक्साइटेड स्टेट है वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हीलियम के एटम जब नीचे आने लगते हैं तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो नियॉन के एटम को ट्रांसफर करते हैं थ्रू कॉलिजन। क्योंकि नियॉन के एटम की जो एक्साइटेड स्टेट है वो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हीलियम ने दे दी अपनी एनर्जी, जो
रिमेनिंग रिक्वायर्ड एनर्जी है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो नियॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी से वो गेन कर लेता है और नियॉन के एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो कि है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हीलियम एटम जो है वो एक तरह से नियॉन एटम को हेल्प कर रहा है कि वो लेजर एक्शन परफॉर्म कर सके और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है नियॉन एटम को। नियॉन के एटम जहां आपको दिखाई दे रहे हैं जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मतलब E4 लेवल में होते हैं, तब स्टिमुलेटेड एमिशन करके E3 लेवल में आते हैं और इसी दो लेवल के बीच में हमें लेजर एक्शन मिलता है। जो E4 से E3 में एटम स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू आते हैं और यहाँ पर हमें 6328 एंगस्ट्रॉम की रिक्वायर्ड वेवलेंथ प्राप्त होती है। जब एटम E3 लेवल में आ जाते हैं तब स्पॉन्टेनियस एमिशन करके ये एटम E2 लेवल में जंप करते हैं और इस समय भी हमें कुछ वेवलेंथ प्राप्त होती है जो कि हमारी रिक्वायर्ड वेवलेंथ नहीं है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये अनवांटेड वेवलेंथ है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मतलब जो अनवांटेड वेवलेंथ होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हम जो बूस्टर विंडो है उसके द्वारा उसकी मदद से हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे एटम E2 लेवल में आ चुके हैं। E2 और E1 जो लेवल है इसके बीच में गैप बहुत कम है, इसलिए एनर्जी यहाँ पे एटम बहुत जल्दी से ट्रांजिशन होते हैं, एटम बहुत जल्दी नीचे आते हैं, रेडिएशन लैश ट्रांजिशन होता है इन दो लेवल के बीच में। तो इस तरह से हमारे एटम ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल में आ जाते हैं और हमें 632 एंगस्ट्रॉम की रिक्वायर्ड वेवलेंथ प्राप्त हो जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन लेजर ट्रांजिशन हो रहा है वो E4 टू E3 लेवल में हो रहा है और हीलियम जो है नियॉन की मदद कर रहा है इस रिक्वायर्ड वेवलेंथ को प्राप्त करने में। तो ये था हमारा वर्किंग डायग्राम। आफ्टर डिस्कसिंग द वर्किंग ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर, नाउ वी डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर का बहुत ही अच्छा यूज होता है कम्युनिकेशन में। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हमें जो इसमें आउटपुट प्राप्त होता है वो कंटिन्यूअस प्राप्त होता है, तो इसको हम जब कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज का करना होता है तब हम हीलियम नियॉन का बहुत अच्छे से लेजर का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है होलोग्राफी में, जो कि एक फोटोग्राफी की टेक्निक होती है। इसका यूज हम मेडिकल फील्ड में करते हैं, इसका आई सर्जरी में भी हम काफ़ी प्रयोग देखते हैं। इनका जो हीलियम नियॉन लेजर है वो लेबोरेटरी में, लैब्स वगैरह में बहुत यूज किया जाता है और हीलियम नियॉन लेजर का मटेरियल प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस लेजर के कुछ एडवांटेज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 4 लेवल लेजर सिस्टम है। इसका आउटपुट हमें कंटिन्यूअस प्राप्त होता है, रूबी लेजर के जैसे पल्स आउटपुट हमको इसमें प्राप्त नहीं होता। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें हमें किसी तरह का एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज। तो ये था हमारा हीलियम नियॉन लेजर। आशा है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।